अब देखिए हम बताएंगे, ये फर्स्ट ईयर का क्लास है और इसमें हम पढ़ा चुके हैं 3 दिन। ये अगला दिन का है। इसमें उस दिन हम बता रहे थे वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर क्या है? एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा किसी भी नली में हम द्रव का वेग ज्ञात कर सकते हैं। उस दिन थोड़ा बता भी दिया था। उसी के आगे ये कंटिन्यूड है। P1 माइनस P2 बराबर क्या निकाला था? हाफ रो V2 स्क्वायर और ब्रैकेट में B1 अपान B2 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से आपने पढ़ा A1 बटे A2 बराबर B2 बाई B1 होगा। तो यहाँ A2 बाई A1 की जगह क्या रख दें? ये B2 बाई B1 की जगह क्या रख दें? ये P1 माइनस P2 इज हाफ रो B1 स्क्वायर और ये हो जाएगा A1 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। या इसमें हाफ, ये आप कॉमन ले लीजिए, हाफ रो B1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर। अब P1 माइनस P2 किसके दावांतर किसके बराबर होगा? H रो जी। तो इधर लिखेंगे H रो जी इक्वल टू हाफ रो B1 स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर, या B1 स्क्वायर इक्वल टू A2 स्क्वायर और 2GH अपान A1 माइनस A2 का A2 स्क्वायर। तो V1 क्या होगा? इसका रूट हो जाएगा। A2 स्क्वायर का रूट क्या होगा? A2 होगा और अंदर आ गया रूट में 2GH अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अब देखिए, यदि नली XY में प्रति सेकंड बहने वाले जल का आयतन Q हो, तब क्या होगा? Q इक्वल टू A1 B1। तो A1 तो मालूम है और B1 की वैल्यू रख दीजिए। A1 वैसे लिख दिया और A1 B1 होता है, B1 का मान रख दो। Q इक्वल टू A1 A2 रूट ऑफ 2GH अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। इतना जल प्रति सेकंड प्रवाहित होगा तो किसी भी नली में द्रव के बहने की दर ज्ञात की जा सकती है। दूसरा एप्लीकेशन, ये हम बर्नौली प्रमेय का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। पहला आपने वेंचुरी मीटर पढ़ा और दूसरा है हवाई जहाज के पंखों की आकृति। यहां भी बर्नौली थ्योरम लगेगा। देखिए, हवाई जहाज की पंखे की जो आकृति, ऊपर ज्यादा कर्व्ड होता है, नीचे कम कर्व्ड होता है। ऊपर वायु ज्यादा वेग से चलती है और नीचे वायु कम वेग से चलती है। तो जब वायु प्रवाहित होगी, हवाई जहाज उड़ता है तो ऊपर वायु को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती, मतलब पंखे पर, मतलब वहां पर वेग ज्यादा होगा तो त्वरण क्या हो? वेग ज्यादा होगा तो दाब कम हो जाएगा। नीचे देखिए, जहां पे कम दूरी तय करनी है तो वेग कम होगा और दाब ज्यादा होगा। तो नेट फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की ओर। अप थर्स्ट फोर्स ऊपर की ओर लगेगा और इस तरह से जहाज की लिफ्टिंग हो जाएगी, ऊपर उड़ने लगेगा। अगला है, ये हवाई जहाज के पंखों की आकृति आपको बता दिया। बुनसन बर्नर, ये देखिए फिगर दिखाया गया है। यहाँ भी वही प्रिंसिपल है। बुनसन बर्नर में ये ज्वाला जो है जलती है और नीचे गैस, ज्वलनशील गैस भेजी जाती है। जब एक गैस यहाँ तेजी से आती है तो यहाँ दाब क्या होगा? यहाँ दाब कम होगा। जब कम होगा तो उसको वायु, इसमें बुनसन बर्नर तमाम सुराख बने हो, तो वायु उससे क्या होगी? अंदर प्रवेश करेगी और अंदर प्रवेश करने के बाद ये वायु और गैस दोनों मिल जाएंगी और ऊपर जो है ये जलने लगे। कणित, एटोमाइजर, एटोमाइजर में क्या होता है? एटोमाइजर कणित कहते हैं जिसे स्प्रे किया जा सकता है। इसमें देखिए, ये बॉल है, एक क्षैतिज नली है, ऊपर एक तरफ बाल लगा है, दूसरी तरफ जेट बना हुआ, मतलब नली संकीर्ण है और उसी से अटैक एक ऊर्ध्वाधर नली है जो दर में डुबोई होती है। अब देखिए, जब इसको बाल को हम दबाते हैं, रबर का गोला है ये, तो वायु बहुत तेजी से निकलती है। जब वायु तेजी से निकलेगी तो बर्नौली के प्रमेय के अनुसार वहां पर दाब कम होगा और दाब कम होगा तो नीचे से, और नीचे क्या है? ये दाब अधिक है
तो दर नीचे से ऊपर चढ़ जाएगा और फव्वारे के रूप में निकलता रहेगा। ये एटोमाइजर कहलाता है। उसके बाद है इसमें आंधी में टीन का, आंधी में देखिए टीन वगैरह उड़ जाते हैं। कैसे उड़ जाते हैं? टीन इसलिए उड़ जाते हैं क्योंकि ऊपर हवा आंधी चलती है, ऊपरी सरफेस पे वायु का वेग बहुत अधिक होता है, नीचे सरफेस पे कम होता है। तो जहां वेग ज्यादा होगा वहां दाब कम होगा, और जहां वेग कम है वहां दाब ज्यादा होगा। तो दाब किधर लगेगा? नीचे से ऊपर की ओर, और उससे आंधी में टीन क्या होगा? उड़ जाएगा। द्रव प्रवाह तथा दिल का दौरा, ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक्स, ये क्या होता है? ये भी यहां भी बर्नौली थ्योरम लगती है। देखिए जो हार्ट अटैक होता है, जो जिसमें हमारे रक्त बहता है, धमनी उसको कहते हैं, धमनी, और इसको हम बर्नौली प्रमेय से समझा सकते हैं। धमनियों की दीवारों पर प्लांक का जमाव हो जाने के कारण, क्योंकि जब ब्लड बहता है या कोई डिजीज होती है तो रक्त की धमनियां अंदर से उसमें प्लांक जमता जाता है, प्लॉक कहते हैं, और जिससे वो अंदर से क्या होती? सक्रिय हो जाती। जब सक्रिय हो जाएगी तो धमनियों के भीतर से संकीर्ण, अंदर से पतली हो जाएगी। इस सक्रिय धमनियों में रक्त का प्रवाह बनाए रखने के लिए हृदय पर अधिक बोझ पड़ता है, क्योंकि वो फोर्स लगाएगा तभी तो उससे रक्त बहेगा। तो इसलिए जब ये ज्यादा अधिक फोर्स लगता है, बोझ पड़ेगा, तो इस क्षेत्र में रक्त के प्रवाह की चाल बढ़ जाती। जब ज्यादा पंपिंग होगी तो क्या होगा? द्रव का प्रवाह जहां पे सक्रिय हो गई है वहां पे द्रव बहने लगा। अब बहने के साथ जैसे तेजी से बढ़ गया, द्रव का प्रवाह बढ़ा, तो उसकी भीतरी दीवार में दाब क्या होगा? कम हो जाएगा। अब बाह्य दाब के कारण धमनी क्या होगी? सिकुड़ जाएगी, और हृदय इस धमनी को खोलने के लिए रक्त को धक्का देता है। जैसे ही रक्त इसे खोलकर तीव्र गति से प्रवाहित होता है, आंतरिक दाब पुनः गिर जाता है और धमनी सिकुड़ जाती है। इससे दिल का दौरा पड़ सकता है। बर्नौली प्रमेय के अन्य भी अनुप्रयोग हैं, इसमें जैसे गहरा जल सदैव शांत होता है, फव्वारे पर टिकी गेंद, मैग्नस प्रभाव और फिल्टर पंप, ये सब इसके बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग है। बुक अगर होगी तो इन पॉइंट्स को ही पढ़ लीजिएगा, मेन मैंने इसमें पढ़ा दिया। अब उसके बाद आइए द्रव का बहिर्स्राव वेग। बहिर्स्राव वेग क्या होता है? कोई टंकी है, उसमें ऊपर बीच में कहीं सुराख कर दीजिए तो द्रव बहने लगेगा। वो द्रव जिस वेग से बहेगा उसको क्या कहेंगे? बहिर्स्राव वेग, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स ऑफ ए लिक्विड। अब यहाँ देखो एक टंकी है, h ऊंचाई तक इसमें जल भरा हुआ, और ऊपर से स्मॉल h ऊंचाई पर एक सुराख कर दिया गया। देखिए खुले सिरे पर वायुमंडलीय दाब वही है, और बंद सिरे पर जहां पे द्रव बह रहा है वहां भी वायुमंडलीय दाब समान है। अब छिद्र से द्रव जिस वेग से बहेगा उसको क्या कहेंगे? बहिर्स्राव वेग कहते हैं। द्रव के प्रवाह पर वायुमंडलीय दाब को कोई प्रवाह नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता वायुमंडलीय दाब का, क्योंकि दोनों जगह वायुमंडलीय दाब समान है। स्वतंत्र तल पे देखिए द्रव की गतिज ऊर्जा शून्य है, क्योंकि वहां गतिशील नहीं है, जबकि छिद्र से निकलने वाले द्रव में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। तो ऊपर जो द्रव होगा केवल स्थितिज ऊर्जा होगी। अब वायुमंडलीय दाब P तथा द्रव का घनत्व रो है, तो बर्नौली प्रमेय लगाओ, दोनों पॉइंट खुले तल पर जहां से द्रव बह रहा। देखिए P1 प्लस हाफ रो B1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो B2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। अब देखो खुले तल पर P1 क्या है? P, B1 क्या है? 0, ऊपर वेग 0, और H1 क्या है? कैपिटल है। दूसरी तरफ देखिए छिद्र से बहने वाले द्रव P1 बराबर P और B2 बराबर 0, H2 बराबर H माइनस H। तो वैल्यू रख दो, P प्लस हाफ रो B1, तो B 0 है तो पूरा 0, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी खुले तल पर। P प्लस 0 प्लस रो जी एच इक्वल टू, इधर भी P2P है, और अब मान लीजिए V वेग से इधर बह रहा है
तो क्या कहेंगे, P प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G, और H कितना हुआ, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, क्योंकि दूरी H थी और ऊपर से H ऊंचाई निकाल दीजिए तो H माइनस H बचेगा। अब इसको ओपन करो, P प्लस 0 रो GH इक्वल टू P प्लस हाफ रो B स्क्वायर प्लस रो GH माइनस स्मॉल ये रो G स्मॉल h। अब देखो P कट जाएगा, रो GH कैपिटल H दोनों तरफ कट जाएगा, बचा क्या, हाफ रो बी स्क्वायर माइनस रो जी एच इक्वल टू 0, तो एक माइनस इधर कर लो प्लस हो जाएगा, हाफ रो बी स्क्वायर इसका रो जी एच, तो बी स्क्वायर इक्वल टू जी एच या बी इसका √2 जी एच। और इसी को यानी दर कैसे गिरेगा, जैसे कोई मुक्त पिंड स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है पृथ्वी की ओर, बी स्क्वायर इक्वल टू 2 जी एच। और इस थ्योरम को कहते हैं टॉरिसेली थ्योरम, इसको कहते हैं टॉरिसेली थ्योरम। तो ये आज का ये आर्टिकल हो गया आपको। अब इसमें एक दिन का काम और बचा है प्लस न्यूमेरिकल बहुत सारे, तो हम इसको नेक्स्ट डे पे भेजेंगे, इसको तब तक आप लिख के